वेलकम टू सैर शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा, इम्यूनोलॉजी का हमारा आज थर्ड यूनिट स्टार्ट की जा रही है। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चा CUET PG 2024 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस जोलॉजी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी का जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा MSc जोलॉजी के लिए उसकी तैयारी करना चाहता है तो इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। और जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनका जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका PDF के माध्यम से आपको होगा, आपको वो सोल्व करना है। ठीक है। और जो MCQ होंगे वो लगातार प्रीवियस ईयर में आए हैं और कुछ जो होंगे वो इस बार आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, वो क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, जो भी बच्चा MSc जोलॉजी की किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले थर्ड टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। पहले हम पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज होती क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एन एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल विद टू आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसके पास क्या दो आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम के माध्यम से, अभी आप जस्ट सुनते रहो। ठीक है। One at the tip of each arm of the Y because of the two antigen binding site. मैं साथ साथ में आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपसे आसानी रहेगी समझने के लिए। इधर बोला गया है कि एंटीजन का स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है और इसके टू आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी? दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। ठीक है। वो भी टिप में होती है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक एंटीबॉडी का एग्जाम्पल है। तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखो तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर आप देखना, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर देखो, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर देखो तो टिप में प्रेजेंट है। किसी भी एंटीबॉडी की टिप पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी तक इतना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोलती है कि एंटीबॉडी हैज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इट इज ए हेट्रोडाइमर एंड कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन। यानी किसी भी एंटीबॉडी के पास 4 स्ट्रक्चर होते हैं, 4 इसकी लैक्स होती हैं। 2 जो होते हैं वो लाइट चेन की होती हैं, सेम सेम, और 2 ही आपकी सेम हैवी चेन होती हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आज ये जो आपकी ये वाली है, ये वाली लात है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये आपका क्या है? लाइट चेन है। ठीक, इस तरफ भी है। तो कितनी होगी आपकी? 2। एक आपकी ये है, एक आपकी ये है, दोनों आइडेंटिकल होंगी। और अगर हम बात करें हैवी चेन की, तो ये देखो आप, हैवी चेन इधर से लेकर ये जो नीचे तक जा रही है, ये होगी आपकी एक, और एक इस तरफ से आ रही है, ये होगी आपकी दूसरी। ठीक है। तो कितनी होगी? 2 आपकी हैवी चेन है, 2 आपकी लाइट चेन है। ठीक है। इसको करते हैं हम इरेज, क्योंकि अभी तक हमको ये पूरा डायग्राम समझना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है। नेक्स्ट लाइन बोलती है कि द टू हैवी चेन ऑफ ईच एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स आर कोवलेंटली लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर देखो, जो दोनों एंटीबॉडी थी वो आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? वो आपस में जुड़ी हुई हैं किस बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पर आप देखो, जो भी आपकी एंटीजन है या आपकी एंटीबॉडी है, यहाँ पर देखो, ये आपकी हैवी चेन है। ठीक है। और दूसरी आपकी लाइट चेन है। तो हैवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो आपकी, ये जुड़ी हुई है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, तो heavy chain and light chain are also covalently linked by disulfide bond. Thus, antibody is a dimer of H and L chain. Both the light chain and heavy chain contain the series of repeating structure units, each about 110 amino acid residue. Okay. The fold independently in the globular motifs is called as IG domain. अब यहाँ पे देखो, IG domain कहाँ है? आपने सुना होगा IgG, IgA, IgE। तो IG domain कहाँ है? तो मैं आपको देखता हूँ, ग्लोबुलर प्रोटीन के पोर्शन होते हैं जिनको बोलते हैं आईजी डोमेन। तो ये देखो, ये आईजी डोमेन है। ये जो आपके यहाँ पर स्वलन जैसा कुछ पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारे क्या हैं? ये सारे आईजी डोमेन लगे हुए हैं किसी एक एंटीबॉडी में। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कितने यहाँ पर आईजी डोमेन लगे होते हैं, हैवी चेन में कितने होते हैं, लाइट चेन में कितने होते हैं। ओके, ये सब हम देखेंगे।
ओके। तो इधर आप देखो हमने एक बात की आइसोडोमेन की, आइसोडोमेन क्या होते हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं। नेक्स्ट, an isodomain contain the two b beta plated sheets and each sheet composed of 3 to 5 antiparallel V strands. The two layers are held together by disulfide bond. Antibody heavy chains and light chains both consist of amino terminal variable regions and constant regions. अब देखो, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी एंटीबॉडी के कंपोनेंट्स हैं। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल रीजन क्या है और कांस्टेंट रीजन क्या है। इन हैवी चेन वेरिएबल रीजन इज कंपोज्ड अपॉन वन आइसोडोमेन एंड सी रीजन यानी कांस्टेंट रीजन इज कंपोज्ड ऑफ 3 या 4 आइसोडोमेन। इधर अभी तक किसने बात की है? हैवी चेन की। यहां बोला जा रहा है कि हैवी चेन का ओनली एक आइसोडोमेन है और कांस्टेंट रीजन के 3 आइसोडोमेन है। चलो देखते हैं। यहां पर बोला गया है कि जो आपकी हैवी चेन है, हैवी चेन में एक आपका क्या लगा हुआ है? वेरिएबल लगा हुआ बोला, और 3 आपके बोले हुए हैं कि आपके कांस्टेंट रीजन है। तो आप यहां पे काउंट कर सकते हो। चलो काउंट करते हैं। ये जो लगा है वी का मतलब वेरिएबल रीजन। अभी तक हम ओनली बात करेंगे किस चेन की? हैवी चेन की। यदि हम इस चेन की बात करें तो इस चेन में यहाँ पर देखो तो एक ये जो लगा हुआ है ये लगा हुआ आपका वेरिएबल, ठीक है, एक ही है। और जो कांस्टेंट है वो कितने हैं? एक है आपका यहाँ पर, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ठीक है। तो कितने लगे हुए हैं? कांस्टेंट रीजन लगे हुए हैं 3 और वेरिएबल रीजन लगा हुआ है 1 इन केस ऑफ हैवी चेन। और लाइट चेन भी अभी अभी देख लीजिए, बाद में परेशानी होगी। अभी देख लीजिए लाइट चेन भी, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, लाइट चेन के देखो तो लाइट चेन का एक वेरिएबल लगा हुआ है और एक ही कांस्टेंट रीजन लगा हुआ है, ठीक है। ये वाली है ना वेरिएबल, ये वाली चेन है, ये वेरिएबल चेन है। इसमें एक लगा हुआ है आपका यहाँ पे देख तो वेरिएबल और एक ही आपका लगा हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। और हैवी चेन के देख लिए कितने कितने हैं। हैवी चेन का वेरिएबल एक है और कांस्टेंट कितने रीजन है? कांस्टेंट रीजन कितने हैं? तो कांस्टेंट इसके जो टोटल रीजन है वो 3 रीजन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो वेरिएबल रीजन द वन हैवी चेन एंड adjoining वी रीजन ऑफ द वन लाइट चेन फॉर्म द एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैवी चेन में एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ होती है? कांस्टेंट रीजन पर या वेरिएबल रीजन पर? तो आप बता सकते हो। अगर मैं पूछूं कि आपसे कि आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट हैवी चेन में वेरिएबल रीजन पर होता है या कांस्टेंट रीजन पर? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका वेरिएबल रीजन। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है टिप पर। कहाँ पर होती है? टिप पर। तो यहाँ पर टिप पर देखो आप कि कौन सा रीजन लगा हुआ है। तो टिप पर आपका हैवी चेन चाहे लाइट चेन हो, आपका वेरिएबल रीजन लगा होता है। कौन सा रीजन लगा होता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल रीजन के साथ आपका एंटीजन है वो बाइंड करने की क्षमता रखता है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक पहला जो स्लाइड है वो खबर हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप, ऑल स्पीसीज स्टडी हैव टू मेजर क्लास ऑफ लाइट चेन। अब लाइट चेन की हम बात करते हैं तो लाइट चेन कितने टाइप की होती हैं? किसी भी चाहे कोई भी आपकी एंटीबॉडी हो, लाइट चेन 2 ही टाइप की होंगी, या तो कॉपर पार्टिकल होगा या लैम्डा होगा। एनी वन individual of a species produce both type of light chain. However, in any one antibody, molecules of the light chain are always either both kappa particle or both lambda, never one each other. यहाँ पर देखो आप समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो सिंपल कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो लाइट चेन बनी होती है वो किस जीन से बनी होती है? तो वो जीन है कापा जीन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट चेन, ये जो लाइट चेन लगी हुई है, ये देखो ये जो लाइट चेन लगी हुई है, इस तरफ लाइट चेन लगी हुई है, ये किससे बनी हुई है? तो इसको मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये बना हुआ है कापा से। किससे बना हुआ है? कापा से बना हुआ है। अगर ये कापा से बना हुआ है, ये लैम्डा, वहां पे देखो वहां पे 2 चीजें लिखी हुई थी, कापा और लैम्डा। तो या तो ये बना होगा कि दोनों कापा, इधर इस तरफ भी कापा होगा, इस तरफ भी कापा होगा, ठीक है। ये होगा कि दोनों जो लाइट चेन है वो कापा जीन से बनी हुई है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी एंटीबॉडी होती है कि वो कोशिश करती है वो कापा जीन से बने। कापा जीन लाइट चेन को बनाने का काम कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, तो उधर आएगा। तो अभी आप सिंपल याद रखो कौन सा जीन लाइट चेन को कोड कर रहा है, तो कापा जीन लाइट चेन को कोड कर रहा है। क्रोमोसोम नंबर 2 पर यहाँ पर होता है, आगे हम पढ़ेंगे।
अगर हम बात करें कि कापा जो है वो सक्षम नहीं है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो लाइट चेन को बना सके, तो लैम्डा, तो लैम्डा जीन, ठीक है, तो लैम्डा जीन आपके लाइट चेन बनाएगा, या तो आपका कापा ही होगा या तो आपका लैम्डा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कापा होगा एक लैम्डा होगा, नो, ऐसा नहीं होगा। होंगे तो दोनों कापा ही होंगे और होंगे तो दोनों लैम्डा ही होंगे। दोनों को बात मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि एक लाइट चेन दूसरी लाइट चेन, दो लाइट चेन है ना, ओके। तो ये थी, ठीक है, इसको कर देते हैं हम इरेज, और नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये होगा कि भाई अपना कितना क्या कर लिया हमने, लाइट चेन का हमने कर लिया। अब जो हैवी चेन है, तो हैवी चेन में क्या होता है, हैवी चेन जो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हैवी चेन्स होती हैं, गामा, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड म्यू। इनके जो नाम है, इनके नाम पर ही हमारी एंटीबॉडीज होती हैं। मान लीजिए हमारी हैवी चेन में अल्फा अल्फा प्रेजेंट है, तो वो जो एंटीबॉडी होगी वो होगी IgA, अल्फा मतलब ए। अगर हमारी एंटीबॉडी यानी हैवी चेन में गामा लगा हुआ है तो हमारे हो गए IgG। अगर डेल्टा लगा हुआ है तो IgD। अगर एप्सिलॉन लगा हुआ है तो IgE। और अगर हमारे में म्यू लगा हुआ है तो IgM। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चलता हूँ आपके पास इधर, इधर यहाँ पर मैं लिखता चलूंगा और आपको बस समझना है, बहुत इजी है, कुछ यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी देखो दो आपके पास हैवी चेन है, ठीक है, ये याद रखना, आपके पास कितने चेन हैवी चेन, दो हैं। मान लीजिए एक मैं इस तरफ लिखता हूँ, पहली जो आपकी चेन है वो बनी हुई है अल्फा और अल्फा। तो आप बता सकते हो आपकी एंटीबॉडी कैसी होगी, अल्फा यानी वर्ड आ रहा है तो IgA, ठीक है, IgA। तो कौन सी आपकी बनेगी, तो आपकी ए एंटीबॉडी आपकी बनेगी, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, आपकी ए बनेगी। अगर मान लीजिए आपका जो हैवी चेन है वो किस चेन से बनी हुई है, किस जीन से बनी हुई है, वो बनी हुई है आपकी म्यू से, ठीक है, म्यू लेके चलते हैं, बनी म्यू से। तो नाम ही जारी करा म्यू, म्यू में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो IgM, ओके। मान लीजिए आपकी जो थर्ड वन यानी बनी हुई है डेल्टा से, तो डेल्टा आप सभी को पता होगा, आपके नाम से जाहिर हो रहा डेल्टा, ठीक है, डी यानी डेल्टा डी। तो डी में आपको होता है IgD, ठीक है। अगर अगर आपकी जो चेन है वो बनी हुई है, किससे बनी हुई है, डेल्टा से नहीं बनी हुई है, ठीक है, डी से नहीं बनी हुई है, तो उसके पास थर्ड ऑप्शन क्या है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है, तो बनी होगी आपकी देखो अल्फा होगी, म्यू होगी, डेल्टा होगी, एप्सिलॉन। तो वो एप्सिलॉन से बनी हुई है, अगर एप्सिलॉन से बनी हुई तो यानी IgE है, ठीक है, वो IgE है, ठीक है। और लास्ट वन आपकी बची हुई है, कौन सी बची, IgG, IgM, हाँ जी, जी जो है वो गामा से बनी हुई है, यदि गामा है तो आपका IgG है, ठीक है। सिंपल बातें हैं ये, ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके बस नाम से ही आपकी एंटीबॉडी जाहिर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस आता है आपका IgG में और IG अल्फा में, इनके थोड़े सब यूनिट भी होते हैं। अल्फा के अल्फा 1 एंड अल्फा 2 होते हैं तभी तो IgA1 और IgA2 होती हैं। और वैसे गामा, गामा के गामा 1, गामा 2, गामा 3 और गामा 4 होते हैं, तो IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4, ऐसी 4 टाइप होती हैं, ठीक है। वैसे बाकी 90% वही नाम से जाहिर होती हैं। अल्फा है तो ए है, गामा है तो जी है, डेल्टा है तो डी है, म्यू है तो एम है, एप्सिलॉन है तो ई है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे आइसोटॉप्स हैं। अब हम लेके चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो पहली जो एंटीबॉडी आती है वो आती है IgG। और IgG के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वो मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला, IgG is the most abundant antibody in the serum, constituting about 80% of the total serum antibody। अगर हमारे से पूछा क्वेश्चन जाए किसी भी एंट्रेंस में कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी हमारे शरीर में कौन है, तो आप बताओगे IgG, ये मोस्ट अबंडेंट है। देर आर 4 ह्यूमन IgG सब क्लासेज। मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि अल्फा के कितने सब यूनिट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो IgG भी कितनी होंगी, 4 होंगी, IgG 1, 2, 3 और 4। अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट IgG3 विच हैव ए रैपिड
turnover with a half lifetime of 7 days. The half lifetime of the IgG is approximately 23 days, which is the longest half lifetime of the antibody isotopes. यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जिसका हाफ लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सी होगी? IgG एक्सेप्ट IG3। IG3 का 7 दिन का होता है, बाकी सभी का 23 दिन तक उसका हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ होता है हाफ जिंदगी, आधी जिंदगी। तो आधी जिंदगी उसकी 23 दिन है, फुल जिंदगी देख सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो हाफ लाइफ इसका कितना है? 23 दिन है, सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ है। 23 दिन तक ये जिंदा रहती हैं IgG। क्वेश्चन आ सकता है, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IgG isotypes except IgG2 is the only class of the antibody that can be passed through placenta। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, मदर से फिटस में चली जाती है, तो वो है आपकी एंटीबॉडी IgG। बट IgG का 2 जो सब यूनिट है यानी IgG2 ये क्रॉस नहीं करता है, ये भी एक एक्सेप्शन है, इसे पूछ सकता है क्वेश्चन। IgG तो सभी को पता है क्रॉस कर जाती है, पर IgG2 वो क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। बाकी ये चीजें, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ इधर। IgM, अब IgM क्या है? IgM इज द फर्स्ट क्लास एंटीबॉडी मेड बाय डेवलपिंग बी सेल्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो सबसे पहले इन्फेक्शन में सबसे पहले डेवलप की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो है IgM। ओके। दूसरा, ये सेल में ओनली 5 से 10% होती हैं। IgG कितनी परसेंट थी? 80% थी। ये कितनी परसेंट है? ओनली 5 से 10% ही है। IgM is also found in the surface of the mature B cell together with IgD, where it serves as the antigen-specific B cell receptors. Monomeric IgM within molecular mass 180 kDa is expressed as a membrane-bound antibody on the B cells. अब देखो, आप सभी को बचपन में पढ़ते आ रहे हो कि IgM कैसे होती है? पेंटामेरिक होती है, यानी इसके 5 स्ट्रक्चर होते हैं, 5 सब यूनिट होते हैं, उससे बनी होती है IgM। बट अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड IgM है तो वो मोनोमेरिक होगी, यानी उसका एक ही स्ट्रक्चर होगा। बट अगर वो सिक्रेटरी है, यानी वो सिक्रेट हो रही है, वो फ्रीली फ्लोइंग है, तो उसका स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होगा। और मोस्टली जो IgM होती है वो सिक्रेटरी होती है, यानी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ लाइफ टाइम देखो IgM का तो ओनली 5 दिन है। सबसे ज़्यादा किसका है इसमें? सबसे ज़्यादा हमारा IgG का है। IgM का ओनली 5 दिन का ही हाफ लाइफ टाइम है। और अगर इसका मैं स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पर देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, ये देखो, ये आपका एक IgM का स्ट्रक्चर है। मैंने कहा है कि जो सीक्रेटरी IgM है वो कितने सब यूनिट से बनी हुई है? 5 सब यूनिट से बनी हुई है। तो काउंट करते हैं, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये आपस में लिंक है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ओके। नेक्स्ट है IgA। IgA constitute 10 to 50% of total serum. It is predominantly antibody class in external secretories such as breast milk. जो सिक्रेशन होती है हमारी बॉडी में, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो, सलाइवा हो, टीयर्स हो, म्यूकस हो, ब्रोंकियाई या जेंटो, यूरिनरी ट्रैक हो, डाइजेस्टिव ट्रैक हो, तो वहाँ पर सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन है? IgA। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी जो सिक्रेशन में सबसे ज़्यादा निकलती है, तो वो IgA है। हाफ लाइफ इसका 5.5 डे का होता है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये कैसे मूव करती है? तो ट्रांसस्टोसिस से मूव करती है, यानी एक बार सेल मेम्बर को इसको खाता है IgA को और दूसरी तरफ से निकाल देता है, ठीक है। ये ट्रांससाइटोसिस भी करती है। अगर हम बात करें तो ये फाउंड होती है, जो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, HPU का इंटरेस्ट हो या PU का इंटरेस्ट हो, एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि IgA जो एंटीबॉडी है वो कोलोस्ट्रॉम क्या होता है? जो बेबी का जन्म होता है, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी खत्म होती है तो पहली बार जो फर्स्ट मिलकर निकलता है मदर से, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम में जो मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी पाई जाती है वो होती है IgA, ठीक है। क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है ये, जिसमें बच्चे को नर्स किया जाता है। और इट में बी प्रोवाइड द नियोनेट द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर द बर्थ। अब यहाँ पे देखो, आपसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो मदर से बच्चे में जाती है बट आफ्टर बर्थ।
तो कौन सी है वो? IgA। ओके, क्योंकि बर्थ से पहले अभी डिलीवरी नहीं हुई है, पेट में है बच्चा, तो कौन सी आती है? तो IgG आती है, वो भी एक्सेप्ट IG2। बट अगर हम बात करें आफ्टर बर्थ, तो वो थ्रू सिक्रेशन जाएगी, यानी थ्रू मिल्क जाएगी, तो वो कौन जाएगी? IgA। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। IgE mediates the immediate hypersensitivity reactions that is responsible for symptoms of the hay fever, asthma, hives, anaphylactic shock। देखो, जब भी हमारे शरीर में कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा पैथोजन चल जाता है जो ही फीवर कोज करता है, ठीक है, ये कुछ ही कोज करता है, तब हमारी IgE जो है एंटीबॉडी सिक्रेट हो जाती हैं, और जो भी एलर्जी हो रही है हमारे शरीर में वो इन एंटीबॉडी की वजह से होती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं तो हाइपर हमको सेंसिटिविटी होती है, यानी हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, हमें वो क्या होता है, रेडिश स्किन हो जाती है हमारी ड्यू टू द IgE एंटीबॉडी। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में ये होती है, जहाँ भी एलर्जी हो रही है तो ये समझ लो IgE एंटीबॉडी हमारी निकल चुकी है। IgD इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 0.2%, बहुत कम होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एंटीबॉडी बहुत कम होती है हमारे शरीर में, तो बताइए IgD। ये 0.2% होती है, और ये किसके साथ काम करती हैं? IgM के साथ काम करती हैं, और दोनों बाउंड रहती हैं। और ये जो होती है फंक्शन करता है कि एक्टिवेशन करता है बी सेल की एक्टिवेशन में हेल्प करता है। बी सेल की होती हैं एंटीबॉडीज होती हैं, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स इनको एक्टिवेट करने में काम करता है। बाकी इनका कोई रोल अभी तक पता नहीं चला हुआ है, डी का। ये था आपका जनरल थिंग्स। बट अब जो हम करने जा रहे हैं वो है मेन बायोलॉजी, द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी डीपली स्टडी करना है हमने किसी चीज़ को। तो डीपली स्टडी करने के लिए हमको करना है स्टार्ट में मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट इज द MHC कॉम्प्लेक्स? तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको समझाने से कि होता क्या है, ठीक है, ऐसे हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मान लीजिए हमारा शरीर में पैथोजन ने अटैक कर दिया है, ठीक है, हमारे शरीर में पैथोजन ने अटैक कर दिया है, ठीक है। अब जब हमारे शरीर में पैथोजन ने अटैक कर दिया है, तो क्या सीधा ही वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाउंड हो जाएगा? क्या जो पैथोजन हमारा एंटीजन है, क्या वो सीधा ही अटैक कर लेगा हमारे एंटीबॉडी के साथ? जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी थी, क्या वो सीधा अटैक कर लेंगे उसके साथ? नो। कोई भी हमारे शरीर की एंटीबॉडी सीधा एंटीजन को बाउंड या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। वो, उनके पास इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो एंटीजन को पहचान सके। तो कैसा हमारा इम्यून सिस्टम है, कैसे हम काम करते हैं, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो जब भी कोई एंटीजन आएगा, तो वो सबसे पहले, यानी जो भी पैथोजन आएगा, वो सबसे पहले PRR हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस पे प्रेजेंट होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज ने किसी भी एंटीजन को पहचान लिए कि भाई ये हमारा एंटीजन नहीं है, यानी जो भी रिसेप्टर लगा हुआ है, इस पर कोई ना कोई रिसेप्टर लगा होता है जिसको होता है PAMP। इस पर क्या लगा हुआ? PAMP, ठीक है, PAMP, ये लगा होता है किसी भी पैथोजन के पास। अब इसका जो रिसेप्टर है PRR, ये प्रेजेंट होगा हमारे मैक्रोफाजेज में। अब ये जो रिसेप्टर है इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, और इसको कर लेगा भाई अंदर, इसको कर लेगा अंदर पैथोजन को। अब पैथोजन को अंदर कर रहा है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ये अंदर डिग्रेडेशन करेगा पैथोजन की, और अपने सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं MHC। ये जो रिसेप्टर लगा हुआ है MHC, इसके साथ इस जो जो पैथोजन खाया इसने, इसको इधर कर देगा, इधर रिप्रेजेंट कर देगा। इस सेल को हम बोलते हैं APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। स्टार्ट हम एक फर्स्ट लुक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई भी पैथोजन आया, डायरेक्टली एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करेगा। सबसे पहले मैक्रोफाजेज आएंगे, मैक्रोफाजेज के ऊपर PRR लगे होते हैं जो उस पैथोजन को पहचानते हैं, पैथोजन के ऊपर PAMP लगा होता है। जैसे ही इन दोनों की इंटरेक्शन होगी, वो जो मैक्रोफाजेज है उन पैथोजन को खा लेंगे, डिग्रेड कर लेंगे, और अपने सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन लगी होती है जिसको बोलते हैं MHC। उस MHC प्रोटीन के ऊपर उस पैथोजन को लगा देगा। जैसे ही वो पैथोजन के ऊपर लगा देगा, इधर T सेल का रिक्रूटमेंट हो जाएगा।
टी सेल इधर आ जाएंगे। टी सेल कैसे आएंगे? जैसे ही इधर एंटीजन लगा, ये अपना साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेगा और टी सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जो इस एमएचसी प्रोटीन को डिटेक्ट कर लेते हैं और इधर टी सेल बाइंड कर जाएगा। अब टी सेल भी दो टाइप के होते हैं, वो हम समझेंगे, हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स। जैसे ही हेल्पर टी सेल्स इधर बाइंड होते हैं, वो बी सेल्स को रिक्रूट कर लेते हैं। बी सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स है, वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीबॉडी फिर उस पैथोजन के साथ बाइंड करता है और फिर डिस्ट्रॉय होती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा काम चलता है। तो हम देखेंगे कैसे कर चलता है काम। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? Major histocompatibility complex MHC is a tightly linked cluster of genes presenting in the vertebrate series। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MHC इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट है या वर्टिब्रेट में प्रेजेंट है, तो ये वर्टिब्रेट सीरीज में प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट में MHC प्रेजेंट नहीं होता है। The product of which play important role in the intracellular recognition and in discrimination between self and non-self। हमारे शरीर में कौन सा सेल अपना है, कौन सा सेल बाहर से आया है, इसको पहचानने का काम करता है MHC। MHC इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम नंबर 6 इन द ह्यूमन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होता है ह्यूमन में। अगर माइस की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 17 में प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइस में MHC को HLA भी बोलते हैं, हल्ला, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA। और माइस में इसी कॉम्प्लेक्स को H2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। MHC gene is the highly polymorphic and many allele exist for each other in the population। The phenomenon of having multiple alternative form of one gene in population is called as genomic polymorphism। अगर हम बात करें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर की, तो ये दो टाइप के होते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। इधर से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, क्लास 1 एंड क्लास 2 से। द क्लास 1 and class 2 gene encode the MHC protein that present the antigen and helper T cells are recruited। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, ये जीन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। यहाँ पर देखो आप, शॉर्ट आर्म में क्रोमोसोम नंबर 6 से शॉर्ट आर्म में HLA रीजन होता है और HLA रीजन के 3 डोमेन हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। बट मोस्टली हम क्लास 1 एंड क्लास 2 को ही देखते हैं। तो क्लास 1 क्लास 2 होते क्या हैं? अगर मैं स्ट्रक्चर में जाने से पहले, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने से पहले, मैं आपको बता देता हूँ क्लास 1 क्लास 2 होते क्या हैं। मान लीजिए कोई भी पैथोजन आया, सबसे पहले वो मैक्रोफेजेस के साथ बातचीत करता है, यानी मैक्रोफेजेस के पास PRR रिसेप्टर लगे होते हैं और पैथोजन के ऊपर PAMP रिसेप्टर लगे होते हैं। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो उस पैथोजन को खा लेंगे। जैसे ही उसने पैथोजन को खाया, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा और उन एंटीजन्स को, उन पैथोजन्स को हमारा जो मैक्रोफेज है अपने सरफेस पे लेके आएगा और सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको बोलते हैं MHC प्रोटीन। अगर मान लीजिए वो जो पैथोजन आया है वो आउटसाइड द सेल आया है, यानी हमारे शरीर का सेल नहीं है, वो कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, हमारे शरीर का सेल नहीं है वो, तो MH2 जो है उसको वो एंटीजन देगा मैक्रोफाज। मैक्रोफाज किसको देगा? MHC1 को नहीं देगा, MHC2 को जो प्रोटीन है उसको वो उस एंटीजन को देगा। यानी इधर देखो, इधर मैंने कहा था कि आपको कि यहाँ पर आपका जो MHC प्रोटीन लगा हुआ होता है और ये जो डिग्रेडेड कॉम्प्लेक्स है, ये डिग्रेडेड कॉम्प्लेक्स इधर दिया जाता है। तो ये मान लीजिए बाहर वाला है, यानी ये कोई पैथोजन था, तो ये MHC2 को देता है, ना कि 1 को। हम देखेंगे 1 को क्या मिलता है। ये देता है MHC2 को। अब MHC2 क्या करेगा? अब जो MHC2 है वो तो काम करता है, वो क्या करता है, वो हेल्पर टी सेल्स को रिक्रूट कर लेता है, यानी हेल्पर टी सेल्स इधर बाइंड कर जाएंगे, तो वही देखेंगे हम। और अगर मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो पैथोजन आया है वो पैथोजन नहीं है, वो हमारे शरीर का कोई सेल है, यानी सेल्फ सेल है, और उसमें एपोप्टोसिस करवानी है, यानी उस सेल को हमने खत्म करवाना है, बट वो बाहर का सेल नहीं है, वो अपना ही सेल है। तो जो मैक्रोफेजेस को खाएंगे वो MHC2 में नहीं भेजेंगे, वो MHC1 में भेजेंगे
और 1 जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को रिक्रूट करेगा, ना कि हेल्पर टी सेल्स को रिक्रूट करेंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लास 1 क्लासिकल के 3 स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जीन्स को कोड कर रहा है, HLA-A, HLA-B, HLA-C, और तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2M। और क्लासिकल 2 के थोड़ा सा और डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अल्फा 1 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो ह्यूमन देयर आर 3 क्लासिकल MHC जीन जो क्लास 1 है, HLA-A, HLA-V and HLA-C, which encode the 3 type of class 1 MHC molecules within same aim. There are 3 classical class 2 MHC, HLA-DP, HLA-DQ and HLA-DR। अब ये DP, DQ, DR क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना आप एक सेकंड, ये देखो, तो ये जो लगा हुआ है DP लगा हुआ है, DQ लगा है, DR लगा हुआ है, ये है HLA-A, HLA-B और HLA-C। ठीक है, तो क्लास 2 के जीन जो हैं वो हैं DP, DQ, DR, दोनों सेम ही, तीनों के सभी यूनिट सेम ही होते हैं, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। इधर क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2M। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लास 1 MHC प्रोटीन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे गया, अब हम डीप में पढ़ते हैं। क्लास 1 MHC जीन एक्सप्रेस द ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल on nearly all the nucleated cells, यानी मैक्रोफाजेज, डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। मैं मैक्रोफिल्स की बात कर रहा था, बट कोई भी सेल हो वहाँ पर MHC प्रोटीन निकलती हैं। ईच क्लास 1 MHC जीन कोड द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 43 kDa। इट कॉम्प्रोमाइज 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, हमने पढ़ लिया अभी। These the domain is the highly conserved and interaction with the glycoprotein CD8 present on the T cells। अब हमने क्या बोला था कि जब भी मैक्रोफाज या कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल है, यानी बेसोफिल है, एओसिनोफिल है, जब वो एंटीजन को खा लेंगे, तो एंटीजन को खाने के बाद वो उस एंटीजन को अपने सरफेस के ऊपर लगा हुआ एक प्रोटीन MHC उसके ऊपर लेके जाता है। अब जो MHC प्रोटीन है वो अगर वो बन वाला है, तो मान लीजिए हमने जो सेल है वो अपना ही सेल है, एंडोजीनियस सेल है। अब जैसे एंडोजीनियस सेल को खाया, उसका रिसेप्टर होगा MHC क्लास 1। तो MHC क्लास 1 किसके साथ बाइंड करेगा? वो बाइंड करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के साथ, यानी CD8 प्रेजेंट। अब देखो CD4 एंड CD8 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, CD4 होते हैं ऐसे सेल्स जो हेल्पर टी सेल्स के ऊपर लगे होते हैं, CD8 सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ लगे होते हैं। तो यहाँ पर क्लास 1 MHC प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर CD8 है, वो सेल टी सेल रिक्रूट होंगे, और जैसे वो रिक्रूट हो जाएंगे वो डैमेज कर देंगे, यानी वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स हैं, वो उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वो बाहर का नहीं है, वो पहचान का है, पता है कि वो अपना सेल है, यार ये अपना तो बंदा है, इसको खा लो, इसको टी सेल्स ही खा लेगा। बट क्लास 2 के बार हम क्या करें, क्लास 2 के बारी हम CD4 को बुला रहे हैं। जब क्लास 2 की बात करें तो हम CD4 यानी हेल्पर टी सेल को बुला रहे हैं। अब हेल्पर टी सेल क्या करेगा? आप सभी को पता होगा, हेल्पर टी सेल का काम होता है कि बी सेल को रिक्रूट करना, यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स को प्रोड्यूस करना। अब बी सेल को वो रिक्रूट करेंगे तो बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा, वो एंटीबॉडी पहचानेगी कि ये कौन सेल है, वो डिस्ट्रॉय करेंगी फिर क्लास 2 के केस में। देखो क्लास 2 कोड फॉर द बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली मोलिकुलर मास ऑफ 35 kDa। तो यहाँ पे देखो क्लास 2 MHC molecules लाइक द क्लास 1 MHC molecules और ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। और सब यूनिट मैंने डिस्कस कर लिए पहले, सब यूनिट कौन कौन सब यूनिट है, अल्फा 2 है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड बीटा 1 एंड बीटा 2। बट ये बिहेव करते हैं APC। APC क्या है? न्यू वर्ड आ गया। APC होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी जो मैक्रोफाजेज था उसने पैथोजन को खाया और अपने सरफेस के ऊपर लगाया, तो क्या किया इसने किया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी एंटीजन को प्रेजेंट किया। जैसे मैं आपको इस स्लाइड को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, तो मैक्रोफाजेज ने एंटीजन को जो खाया हुआ था उसको बाहर दर्शाया टी सेल के लिए, तो वह एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही हुए। तो मैक्रोफेजेज ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, APC। यहाँ पर देखो, इससे आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये जो सब यूनिट लगा हुआ है वो क्लास 1 एंड क्लास 2 का है। क्लास 1 के अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ओके, क्लास 2 के है ना, ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 2, बीटा 1। और ये
क्लास 2 वाले किसके साथ बाइंड करेंगे, CD4 यानी हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स यानी बी सेल्स को रिक्रूट करेंगे, बी सेल यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। और क्लास 1 वाले क्या करेंगे, क्लास 1 वाले अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2M। और इसका जो अल्फा 3 है, जो बाइंड करेगा CD8 के साथ। CD8 क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, यानी अपनी ही सेल को खत्म करना है, एंडोजीनियस सेल को खत्म करना है तो क्लास 1 होंगे, एक्सोजीनियस सेल को खत्म करना है तो क्लास 2 वाले होंगे। अब एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, एपीसी क्या चीज है। MHC molecules and antigen presenting both type of membrane glycoprotein class 1 and class 2 MHC function as a highly specialized antigen presenting molecules. Class 1 and class 2 MHC molecules present antigen to the T cells and antigen recognition is mediated by the alpha and beta T cells. T cell recognize only peptides antigen combined with MHC molecules. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन को नहीं पहचान सकती जब तक उसमें कोई MHC नहीं लगा हो। पहले MHC लगेगा, फिर वो कहेगा कि हाँ भाई CD4 आ, भाई CD8 आ, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा MHC लगा हुआ है। MHC2 लगा हुआ है तो कौन सा आएगा, MHC2 लगा हुआ है तो हमारा CD4 आएगा, MHC1 लगा हुआ है तो हमारा कौन आएगा, तो हमारा CD8 आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा MHC लगा हुआ है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ये कोई मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के ऊपर लगा हो क्लास 2 लगा है, क्लास 2 लगा है तो कौन आएगा, CD4 आएगा, क्योंकि इस क्लास 2 वाले कौन होते हैं, एक्सोजीनियस, यानी बाहर वाले पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स हैं। अब CD4 को रिक्रूट करेंगे, CD4 जो है वो होते हैं हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स आएगा इधर। अब हेल्पर टी सेल्स कुछ साइटोकाइंस को सीक्रेट करेंगे और बी सेल्स को रिक्रूट करेंगे, बी सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे और एंटीबॉडी उन एंटीजन के ऊपर लगेगा, फिर वो डिस्ट्रॉय करेंगे उस पैथोजन को। बट इन केस ऑफ क्लास 1 में MHC जो है वो एंडोजीनियस सेल है, तो यहाँ पर क्लास 1 वाले जुड़े हुए थे, ये CD8 को रिक्रूट करेंगे। CD8 किस पर लगा होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल पर लगा होता है, और वो सीधे डायरेक्ट इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको पता है कि ये अपना ही सेल है, ये इसको वो उनको पहचानने की जरूरत नहीं, मेमोरी की जरूरत नहीं है, इनको पता है कि ये अपने सेल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। कहीं पर दिक्कत है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मैं पर्सनली वैसे बात कर सकते हो। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।